नमस्कार विद्यार्थियों, आज हमारा टॉपिक है आर्थिक भूगोल की परिभाषा व विषय क्षेत्र। बीए द्वितीय वर्ष की प्रथम प्रश्न पत्र मानव भूगोल के यूनिट सेकंड का ये टॉपिक है। इस टॉपिक में हम आर्थिक भूगोल किसे कहते हैं और इसका विषय क्षेत्र क्या क्या है, इसके बारे में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक मुख्य शाखा है जिसमें भूतल पर मानवीय आर्थिक क्रियाएं जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाई जाने वाली विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के वितरण प्रतिरूप तथा उन कारकों प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है जो भूतल पर इन प्रतिरूपों के क्षेत्रीय विभेदशीलता को प्रभावित करते हैं। इस तरह आर्थिक भूगोल में मृदा, जल, जैव तत्व, खनिज, ऊर्जा आदि प्राकृतिक संसाधनों, आखेट, मत्स्य पालन, पशुपालन, वन, कृषि, विनिर्माण, उद्योग, परिवहन, संचार, व्यापार, वाणिज्य आदि आर्थिक क्रियाओं तथा उन आर्थिक पक्षों संगठनों के अध्ययन को सम्मिलित किया गया है। कुछ विद्वानों ने आर्थिक भूगोल की परिभाषा इस प्रकार बताई है। नेफरलेन के अनुसार मनुष्य के आर्थिक क्रियाओं पर प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है, उसके अध्ययन को आर्थिक भूगोल का विषय माना गया है। रुडमॉस ब्राउन के अनुसार आर्थिक भूगोल वह विषय है जिसमें मनुष्य के आर्थिक क्रियाओं पर वातावरण द्वारा डाले हुए प्रभाव का अध्ययन होता है। इस तरह इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि अपने वातावरण से प्रभावित होकर मनुष्य जो कार्य करता है उसका अध्ययन ही आर्थिक भूगोल का विषय है। इस प्रकार आर्थिक भूगोल के अध्ययन में दो तथ्य हैं, एक भौतिक वातावरण, दूसरा मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र या अध्ययन क्षेत्र। प्रारंभ में आर्थिक भूगोल को मानव भूगोल व सामाजिक भूगोल की शाखा माना गया, परंतु वर्तमान में आर्थिक भूगोल स्वयं भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा बन गई है। आर्थिक भूगोल हम ऐसे प्राकृतिक संसाधनों की स्थिति, प्राप्ति और वितरण आदि से परिचित कराता है जिनके द्वारा वर्तमान में किसी देश की आर्थिक उन्नति हो सकती है। इसके द्वारा ही हमें पता चलता है कि किस देश में पाई जाने वाली प्राकृतिक संपत्ति का किस विधि द्वारा कहाँ पर किस कार्य के लिए उपयोग किया जा सकता है। भूगोल किसी राष्ट्र की संपूर्ण अर्थव्यवस्था को निर्धारित कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति एक पर्वत श्रृंखला के साथ काम कर रहा है तो परिवहन उसके लिए उतना कठिन हो सकता है जितना कि सोच नहीं सकता है।
हालांकि एक ही परिस्थिति में देश के धन को जोड़ने के लिए मूल्यवान खनिज उपलब्ध हो सकते हैं। नदियों को महंगे पुलों की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन वे सस्ते परिवहन और बिजली उत्पादन कर सकते हैं। उत्तरी अमेरिका के मध्य को कभी ग्रेट अमेरिकन मरुस्थल कहा जाता था, क्योंकि इसमें पेड़ों की कमी थी एवं इसमें खेती करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन वहाँ की परिस्थितियों से मानव ने समायोजन करके अपने विकास के नए आयाम स्थापित किए। इस प्रकार किसी राष्ट्र का अधिकांश अर्थशास्त्र कम से कम कुछ हद तक उसके भूगोल पर निर्भर रहता है। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत उसके कार्य क्षेत्र, मानव के प्राथमिक गौण व्यवसाय तथा क्रियाएं, विश्व के औद्योगिक प्रदेश, उनके प्रमुख उद्योग, परिवहन के साधन, व्यापार, नगरों का विकास आदि की विस्तृत व्याख्या की जाती है। आर्थिक भूगोल का अध्ययन इस बात की ओर संकेत करता है कि किस स्थान पर कौन सा विशेष उद्योग स्थापित किया जा सकता है। इसके अध्ययन से यह ज्ञात हो सकता है कि विशेष जलवायु के अनुसार किसी देश की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कच्चा माल, भोजन आदि कहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं। आर्थिक भूगोल के अध्ययन से इन बातों का भी ज्ञान होता है। विश्व के विभिन्न भागों में मानव समुदाय किस प्रकार अपने भौतिक आवश्यकता पूरी करता है, उसका रहन सहन, खान पान, वेशभूषा एवं अन्य सामाजिक परंपराएं आदि कैसी है, उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का किस प्रकार उपयोग किया जाता है, किसी विशेष देश ने किस प्रकार अधिक व्यवस्थित एवं निरंतर आर्थिक उन्नति प्राप्त की है, कोई अन्य देश इतना क्यों पिछड़ा है और किसी की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी क्यों है। किसी भी देश की उन्नति वहाँ के वैज्ञानिक, राजनीतिक, अर्थशास्त्री, भूगोलवेत्ता एवं नीति निर्धारक के सहयोग से होती है और इनका सहयोग आर्थिक भूगोल से होता है। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आर्थिक वस्तुओं का उत्पादन, उपभोग का स्थानीयकरण का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी पर मानव की आर्थिक क्रियाओं का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। वर्तमान में इस समय बहुस्तरीय आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित की जाती है। आर्थिक क्रियाएं मुख्यतः 4 प्रकार से होती है। प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाओं में प्राथमिक उत्पादन संबंधी क्रियाएं हैं जो प्रकृति से प्राप्त संसाधन का सीधा उपयोग करते हैं, जैसे कृषि करना, खाने खोदना, मछली पकड़ना, आखेट करना, वस्तुओं का संचय करना, वन संबंधी उद्योग आदि। द्वितीयक क्रियाएं। इसमें वह क्रियाएं आती है जो प्रकृति से प्राप्त संसाधनों का सीधा उपयोग नहीं होता, वरन उनको साफ, परिष्कृत अथवा रूप परिवर्तित करके उपयोग में लिया जाता है, जैसे लोहे को गलाकर वस्तु बनाना, गेहूं से आटा या मैदा बनाना, कपास से वस्त्र बनाना, लकड़ी से फर्नीचर बनाना आदि। तृतीयक क्रियाएं। तृतीयक क्रियाओं में उत्पादन संबंधी क्रियाओं में वस्तुओं का परिवहन, संचार, संवाद, वाहन, वितरण एवं संस्थाओं और व्यक्तियों की सेवाएं
सम्मिलित की जाती है, जैसे विद्यालय, महाविद्यालय, चिकित्सा आदि सेवाएं। चतुर्थक क्रियाएं, ये क्रिया एक विशिष्ट क्रियाएं होती है जो सभी क्रियाओं पर नियंत्रण रखती है और नीति निर्माण का कार्य करती है, जैसे मैनेजमेंट। इस प्रकार आर्थिक भूगोल में आर्थिक वस्तुओं का उत्पादन, उपभोग का स्थानीयकरण का अध्ययन किया जाता है। प्रारंभ में प्रत्येक वस्तु का विश्व वितरण एवं उत्पादन का अध्ययन किया जाता था। इनका भौगोलिक पर्यावरण से संबंध तथा आर्थिक प्रदेशों का सीमांकन करना भी इसके अध्ययन में सम्मिलित किया जाता है। धन्यवाद।